अब देखो, बाबर पानीपत में तो आ चुका था, लेकिन उसे पता था कि वो ऑलरेडी आउट नंबर है अगेंस्ट द इब्राहिम लोदी फोर्सेस के साथ। तो उसने बड़े स्मार्टली अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया था। उसे ये पता था कि उसके पास जितनी फोर्सेस है उसके थ्रू वो डायरेक्ट अटैक करके इब्राहिम लोदी को नहीं हरा सकता था। तो उसने अटैक की जगह डिफेंस को चूज करना सही समझा, और बिल्कुल सही रणनीति भी थी। लेकिन ओपन ग्राउंड के अंदर यानी प्लेन ग्राउंड के अंदर, इतने बड़े मैदान के अंदर अपने आप को डिफेंस पोजीशन में लेके आना अपने आप में एक बहुत बड़ी, एक कह सकते कि मिलिट्री जीनियस ही कोई कर सकता था। तो बाबर ने क्या देखा कि जब बाबर भारत में आया था, पानीपत में ठहरा था, तो उसने देखा कि उसके राइट की तरफ पानीपत गांव था और लेफ्ट की तरफ यमुना नदी थी। तो बाबर ने अपनी फौजों का जो बेड़ा था वो काफी शिफ्ट कर दिया था टुवर्ड्स द पानीपत गांव। यानी उससे उसका फायदा ये हुआ था कि राइट साइड के तरफ जो पानीपत गांव था, वहां से बाबर की सारी फोर्सेस राइट साइड के तरफ तो प्रोटेक्टेड हो गए थे, क्योंकि उस कंडीशन के अंदर इब्राहिम लोदी की फोर्सेस राइट साइड से बाबर की फोर्सेस को एनसर्कल करके अटैक नहीं कर सकती थी। अब रहा सवाल उसका लेफ्ट साइड का, तो लेफ्ट साइड काफी ओपन था। तो बाबर ने क्या किया कि अपने लेफ्ट साइड की तरफ एक लंबी खाई खोद दी, जिसके अंदर उसने कई नोकीले चीजें रख दी, जैसे कि पत्थर हो या फिर नोकीली टहनियाँ हो। तो उसने उसके अंदर रख दिया और उसको अच्छे से ढक दिया था, पत्तों या फूलों से उसने अच्छे से ढक दिया था। अगर इब्राहिम लोदी की फोर्सेस उसको एनसर्कल करती लेफ्ट साइड की तरफ, तो वो खाई में गिरती, उससे वो जख्मी होती या फिर मारी जाती। तो इस तरह से लेफ्ट साइड की तरफ बाबर की लेफ्ट साइड भी कंप्लीटली प्रोटेक्ट हो चुकी थी। अब इब्राहिम लोदी की फोर्सेस उसे लेफ्ट साइड से भी एनसर्कल नहीं कर सकती थी या फिर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकती थी। अब रहा सवाल सामने का। तो बाबर ऑलरेडी कई जंगे लड़ चुका था, सेंट्रल एशिया के अंदर उसने काफ़ी जंगें देख चुकी थी, वहाँ से वो बहुत कुछ सीख चुका था। और वही सीख वो उसने यहाँ पे बैटल ऑफ पानीपत में भी यूज़ की। उसने दो बेहतरीन टैक्टिक्स का यूज किया, जिसमें से पहली टैक्टिक्स थी अराबा टैक्टिक्स। तो अराबा टैक्टिक्स के मतलब ये होता है कि बेसिकली जब बाबर पानीपत गांव में आया था, उसने कई सारी बैलगाड़ियों को खरीदना आसपास के गांव से शुरू कर दिया था। कम से कम 700 से 800 बैलगाड़ियां उसने खरीदी, और हर दो बैलगाड़ियों को उसने रोप से बांध दिया, यानी जो रस्सी होती है उससे टाई कर दिया। और इस तरह से एक लंबी चेन यानी एक रेलगाड़ी उसने बैलगाड़ियों की बना दी। अब इस बैलगाड़ियों को उसने अपने क्या किया, अपने फोर्सेस के सामने रखा, यानी जहां पे सेंटर था, सेंटर में उसने सबसे सामने अगर कुछ रखा तो बैलगाड़ियों को रखा। इससे क्या फायदा होने वाला था, इससे दो फायदे होने वाले। एक, बाबर की जो फोर्सेस है जो बिहाइंड रहेगी उस पर्टिकुलर बैलगाड़ी के पीछे, वो बड़े आराम से सुरक्षित होके चुपके से इब्राहिम लोदी की फोर्सेस के ऊपर अपना अटैक कर सकती थी। वहीं पे इब्राहिम लोदी के लिए डिसएडवांटेज ये होता कि क्योंकि सामने सबसे पहले बैलगाड़ी आती है और बैलगाड़ी को रोनते हुए तुरंत आगे बाबर की फोर्सेस पे ऊपर अटैक करना इतना आसान नहीं होता। तो उसमें उनकी स्पीड धीमी होती है और उनका काफी ज्यादा कैजुअलिटीज बढ़ती या फिर कई सारे सैनिक उसके अंदर मारे जाते। तो इस तरह से अराबा टैक्टिक्स ने बाबर के सेंटर को कंप्लीटली प्रोटेक्ट कर दिया था। अब बाबर ने सेकेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट टैक्टिक्स का यूटिलाइज किया वो था तुलकमा। अब तुलकमा बेसिकली देखो दो तरीके से काम करता था। एक तुलकमा के तहत ये होता था कि जो उसकी फोर्सेस होती थी वो तीन भागों में डिवाइड हो जाती थी, सेंटर, राइट एंड लेफ्ट। और फिर वापस ये जो सेंटर, राइट एंड लेफ्ट है वो फर्दर सब डिवाइड हो जाते थे सेंटर, राइट एंड लेफ्ट की तरफ, है ना। तो इस तरह से बाबर ने अपने पूरे फोर्सेस को तीन टुकड़ों में तोड़ के रखा था, और उन उन तीन हिस्सों का फर्दर सब डिवाइडेशन था, है ना। तो सेंटर में बाबर ने क्या किया था, सबसे आगे अपने तोपों को रखा था, जो कि बिल्कुल बीच में प्लेस थी। जो 24 तोफे थी उसके पास, 20 से 24 तोफे थी, वो बिल्कुल कार्ड के बीच में जो गैप था वहां पे उसकी प्लेस थी। इन बिटवीन उसके पास जो मस्कीटर्स थे और क्रॉसबो एरो मैन जो थे वो भी साथ में वहां पे क्या थे, तैनात थे। और इस तरह से जो एक कहते ना कि जो बाणों की बौछार या फिर जो बंदूकी की जो अटैक हो सकता है या तोपों का गोलों का जो अटैक होने वाला था वो काफी स्ट्रांग वहां पे होने वाला था, क्योंकि वो ठीक काट के पीछे थे और वेल प्रोटेक्टेड थे, और काफी स्ट्रांगली वहां से एक आर्चर अटैक या फिर एक तोपखाने का अटैक इब्राहिम लोदी के फोर्सेस के ऊपर होने वाला था। ठीक उसके पीछे बाबर की मेन हेवी कैवलरी, खुद बाबर, और उसके पीछे उनकी लाइट कैवलरी तैनात थी।
राइट एंड लेफ्ट की तरफ उनके पास जो सबसे उनके इम्पोर्टेंट एसेट थे, जो तुर्किश हॉर्स आर्चर्स थे, वो दोनों फ्लैंक की तरफ तैनात थे, यानी राइट फ्लैंक की तरफ भी थे और लेफ्ट फ्लैंक की तरफ भी थे। और वो एवरी डे टिल 12 अप्रैल से लेकर टिल जंग के दिन तक एवरी डे इस कंपोजिशन का प्रैक्टिस करते रहते थे। इसलिए जंग से पहले हर एक सैनिक को ये पता था कि उसे कहाँ खड़ा होना है, किस तरह से खड़ा होना है और अटैक कैसे करना है, यानी हर एक का रोल कंप्लीटली वेल डिफाइन हो चुका था बिफोर टू द बैटल। वही अगर इब्राहिम लोदी की फोर्सेस की बात की जाए तो इब्राहिम लोदी जब उसे पता चला कि बाबर आ चुका है तो इब्राहिम लोदी ने आसपास की जगह से अपने फोर्सेस को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। क्योंकि इब्राहिम लोदी की फोर्सेस उतनी ज़्यादा जंगें नहीं देख चुकी थी या फिर उनको उतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो उतनी वेटरन नहीं थी। खुद इब्राहिम लोदी जब सारे फोर्सेस को अपने साथ लेके आया था तो ये सोच के आया था कि उसके पास बहुत बड़ी फौज है, तो बड़े आसानी से वो बाबर की फौज को हरा देगा। तो उस कंडीशन में उसने अपनी फौजियों को कोई ऐसा स्ट्रांगली अलग तरीके से कोई कंपोजिशन करके नहीं लगाया था। उसने सबसे आगे सबसे पहले उसके सबसे जो इम्पोर्टेंट एसेट है हाथी थे, उनको लगाया था। कम से कम 100 से 400 हाथी थे जो सबसे स्ट्रांग फर्स्ट लाइन में उसके तैनात थे। उसके पीछे उनकी कैवलरी थी, कैवलरी के पीछे उनकी इन्फेंट्री थी, फिर कई इब्राहिम लोदी था वहाँ पे, और इब्राहिम लोदी के पीछे उनकी रिजर्व फोर्स थी जो कि काफ़ी स्ट्रांग रिजर्व फोर्स थी। तो इस तरह से एक बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर, एक ट्रेडिशनल बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर इब्राहिम लोदी ने अपनी फोर्सेस को ठीक बाबर की फोर्सेस के सामने रखा था। अब फाइनली वो दिन आता है जहां पे इब्राहिम लोदी ये डिसाइड करता है कि अब वो बाबर पर 1-to-1 अटैक करेगा, और वो दिन था 21 अप्रैल 1526। इस बैटल की शुरुआत इब्राहिम लोदी ने अपने एंड से चालू कर दी। 21 अप्रैल 1526 को सुबह के वक्त इब्राहिम लोदी ने अपने पूरे फोर्सेस को एक साथ, यानी जो उसके फॉरवर्ड फोर्सेस थी जहाँ पे सबसे पहले हाथी थे, फिर कैवलरी एंड इन्फेंट्री थे, उन्हें एक साथ बाबर की फोर्सेस के ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड, सेंटर और राइट की तरफ अटैक करने का आदेश दे दिया। इब्राहिम लोदी के फोर्सेस का जो मेन जो प्लान था, जो सबसे पहला जो बेसिक प्लान था जो उनके जनरल के साथ डिस्कस किया गया था, वो ये था कि वो सबसे पहले उनके राइट फ्लैंक को अटैक करेंगे और फिर सेंटर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो उसी तहत इब्राहिम लोदी की फोर्सेस एक साथ आगे बढ़ी। बाबर को भी पता चल गया कि इब्राहिम लोदी अब पूरा अटैक कर रहा है, तो तुरंत उसके फोर्सेस अपने अपने जगह पर तैनात हो गए और इब्राहिम लोदी की फोर्सेस का उनके रेंज में आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही इब्राहिम लोदी की फोर्सेस, यानी जो हाथी, कैवलरी, इन्फेंट्री बाबर की फोर्सेस की जो कैनन की रेंज है या फिर जो आर्चर्स या बंदूकधारियों की रेंज है, उस रेंज में है, यहाँ से बाबर ने अपने तोपखानों को और अपने कहते हैं कि जो बंदूकधारी थे और जो आर्चर्स थे उनको अटैक करने की परमिशन दे दी। जो बाबर का जो तोपखाना था वो बेसिकली उस्ताद अली खान संभाल रहे थे, जो कि तुर्क जो अपना ऑटोमन एम्पायर है उनके एक जनरल थे। ठीक है, तो वो उसके मास्टर थे, वो तोपखानों के मास्टर थे, तो उन्होंने वहां से अटैक करना शुरू कर दिया और तोपों के गोलों ने इब्राहिम लोदी के फोर्सेस का, यानी हाथियों का और कैवलरी का अच्छा खासा स्वागत कर दिया। इब्राहिम लोदी के फोर्सेस के लिए ये तोप के गोले कम्प्लीटली नए थे। ये इससे इस तरह की जो टैक्टिक्स थी या इस तरह के जो वेपन थे, ये इब्राहिम लोदी के फोर्सेस ने कभी देखे नहीं थे। तो जब कैनन के गोले जब इब्राहिम लोदी के फोर्सेस के ऊपर आके टकराने लगे, तो इससे उनके फोर्सेस के अंदर काफी धांधली सी मच गई, यानी एक कंफ्यूजन सा मच गया कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या अटैक हो रहा है, किस तरह से अटैक हो रहा है। ऊपर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एरोज का अटैक्स हो रहा है, ऊपर से कुछ बम के गोले आ रहे, आवाज हो रहा है, धमाका हो रहा है। इससे कंप्लीटली बोलते ना कि एक फोर्स के अंदर जो इब्राहिम लोदी की एक जो इतनी बड़ी फोर्स एक साथ जो भाग के आगे आ रही थी, उनके अंदर कंप्लीटली एक बोलते हैं कि एक आउट मतलब बोलते ना कि कंप्लीटली मिसअंडरस्टैंडिंग से फैल गई थी कि कहाँ अटैक करना है, किसके ऊपर अटैक करना है, कौन किसके ऊपर अटैक कर रहा है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तोप के गोले बड़े आसानी से हाथियों को निशाना बना रहे थे, बंदूकधारी बड़े आसानी से हाथियों को निशाना बना रहे थे, जिससे हाथी बीच जंग में ही गिर रहे थे, मर रहे थे, या फिर जो हाथी बच गए थे वो इतने डर रहे थे कि वो आगे बढ़ना तो छोड़िए पीछे की तरफ मुड़ रहे थे, जिससे वो क्या कर रहे थे और ज्यादा अपने फोर्सेस का नुकसान कर रहे थे। ठीक है, तो सेंटर में काफी क्योस मचा हुआ था, कंप्लीटली समझ में नहीं आ रहा था आखिर करना क्या है। उसी बीचों बीच जो उनका एक्चुअल अटैक था, जो राइट साइड की तरफ जो इब्राहिम लोदी के फोर्सेस को जो अटैक करना था, वो अपने प्लान के तहत बाबर के राइट फ्लैंक की तरफ पहुंचते हैं। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उनका और भी ज्यादा बुरा हर्षर हो जाता है, क्योंकि वहां पे
बाबर के तुर्किश हॉर्स आर्चर्स उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे वो उनके करीब आते वो बड़े आसानी से तुलकमा टेक्टिक के तहत उनको एनसर्कल कर लेते और बाणों से इतना बुरी तरह से उनको क्षतिग्रस्त कर देते कि इब्राहिम लोदी की फोर्सेस को कुछ समझ में नहीं आता है। जब बाबर भी ये चीजें समझ जाता है कि बाबा अटैक हो चुका है, अभी राइट साइड की तरफ इब्राहिम लोदी की फोर्सेस पहुंच चुकी है, तो जो उसके पास वो रिजर्व थे उन सारे रिजर्व्स को अपने राइट फ्लैंक की तरफ भेज देता है, जिससे बाबर का जो राइट फ्लैंक था वो काफी स्ट्रांग हो जाता है। वो बड़े आसानी से इब्राहिम लोदी के राइट फ्लैंक के जो अटैक हुआ था उसे वो रिपेल कर देते, उसे वो पीछे की तरफ धकेल देते हैं। अब ये तो बात हुई सेंट्रल और राइट की। उसी वक्त जब वो लेफ्ट की तरफ भी अटैक जो हुआ था उनका, यानी जब इब्राहिम लोदी की फोर्सेस ने लेफ्ट से भी उनको अटैक करने की कोशिश की, तो लेफ्ट की तरफ भी बाबर ने ऑलरेडी एक ट्रेंच खोद के रखी थी, यानी एक खाई थी। तो जैसे वो लेफ्ट से अटैक करने गए वो खाई में गिरने लगे। खाई में गिरने के बाद और ज्यादा उनके अंदर कंफ्यूजन फैलने लगा कि यहाँ तो खाई, अब जाएगा। तो बचा उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो सेंटर की तरफ मुड़े। जैसे वो सेंटर की तरफ उनकी फोर्सेस आगे मुड़ी तो वहां पे उनके इंतजार कर रहे थे तोपखाने, बंदूकधारी, आर्चर्स, और उनके जो लेफ्ट फ्लैंक के जो हॉर्स आर्चर्स थे वो सारे थे। तो कंप्लीटली हर जगह से बाणों का, बंदूकों का और गोलियों का और तोपों के गोलों का कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग, कहते हैं ना कि बारिश गिरती है वैसी बारिश लोदियों की फोर्सेस के ऊपर होने लगी। और उससे लोदियों की फोर्सेस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बड़े आसानी से वो बोलते हैं कि बड़े आसानी से शिकार हो रहे थे बाबर की फोर्सेस का, उनके बाणों का, तोप गोलों का। और उस तरह से पूरी तरीके से जो एक क्योस मचता है वो कंप्लीटली क्योस इब्राहिम लोदी के फोर्सेस के अंदर मच गया था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था आखिर करना क्या है, आगे जाना है या पीछे जाना है, और बड़े आसानी से वो वहां पे हार रहे थे। अब ये सब कुछ इब्राहिम लोदी पीछे से देख रहा था कि उसकी फोर्सेस जो फ्रंटल अटैक हुआ है वो कंप्लीटली विफल हो चुका है, बड़े आसानी से बाबर उन्हें हरा रहा है। तो अपनी फोर्सेस का मनोबल को बढ़ाने के लिए उसके पास रिजर्व फोर्स थी, यानी उसके पास, इब्राहिम लोदी के पास काफी ज्यादा रिजर्व फोर्स थी। तो वो अपने रिजर्व फोर्स को बिना यूज किए वो खुद अपने कुछ सैनिकों के साथ जंग में उतर पड़ता है, ये सोच के कि अगर वो खुद जंग में जाएगा तो उसकी फोर्स जो पीछे की तरफ भाग रही है, यानी जो विड्रॉ हो रही है, वो आगे की तरफ अटैक करेगी और बड़े आसानी से बाबर की फोर्सेस को हरा देगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब इब्राहिम लोदी खुद जंग में उतरा तो बाबर ने देखा कि अब इब्राहिम लोदी भी जंग में आ चुका है, तो बाबर ने अपने पूरे अटैक को इब्राहिम लोदी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर दिया। उसके जो हॉर्स आर्चर्स थे, जो उसके जो बेहतरीन जो हेवी इन्फेंट्री थी, कैवलरी थी, उसने कंप्लीटली एनसर्कल करके इब्राहिम लोदी को उस जंग के अंदर मार गिराया। और इस तरीके से इस जंग का बड़े आसानी से पानीपत के फर्स्ट बैटल के अंदर बाबर की जीत हुई। यहाँ पे एक थोड़ा सा भी अगर इब्राहिम लोदी अगर इंतजार करते, थोड़ा वक्त लेते, समझते कि अब जो पहला अटैक हुआ है, जो पहला जो उसने अटैक किया वो बड़े बुरी तरीके से विफल हुआ है, अगर उसको समझते आखिर हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको अगर समझने की कोशिश करते, इंतजार करते, तो चांसेस थे कि एक लॉन्ग टर्म में, यानी एक थोड़े देर के बाद जब बाबर की तोपखानों की जो एक जो क्वांटिटी, मतलब एक कहते हैं ना कि कैपेसिटी होती है अटैक करने की, जो गोला बारूद होते हैं वो जैसे खत्म हो जाते तो उतना वो स्ट्रांग रहता नहीं बाबर की फोर्सेस। तो यहाँ से जो इनके पास जो बड़ी रिजर्व फोर्स थी बड़े आसानी से बाबर की फोर्सेस को हरा सकती थी। लेकिन इब्राहिम लोदी ने किसी चीज का इंतजार नहीं किया, वो खुद जंग में उतर पड़े। उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जंग में चल क्या रहा था। तो इस तरह से इब्राहिम लोदी खुद जंग में उतर पड़ते हैं और बड़े आसानी से मारे जाते हैं। और इस तरह से दिल्ली सल्तनत का शासन उस पर्टिकुलर बैटल के अंदर खत्म हो जाता है, क्योंकि इब्राहिम लोदी खुद उस जंग के अंदर हार जाते हैं और बाबर की वहाँ पे जीत हो जाती है। अगर इस जंग के इमीडिएट इफेक्ट की बात करें तो इस जंग के खात्मे के साथ दिल्ली सल्तनत का भी समाप्ति भारत के उत्तर भारत से हो चुकी थी और वहाँ पे एक नए साम्राज्य की शुरुआत हो चुकी थी, जो था मुगल साम्राज्य, जो कि आने वाले कई सदियों तक भारत के ऊपर राज करने वाला था। और उसके पहले शासक थे ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। और इसी तरीके से इतिहास के रिगार्डिंग और भी जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल लेयर स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।